हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एक्सेस डिमांड एंड एफिशिएंट डिमांड। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं एक्सेस डिमांड के बारे में हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है, जिसमें हमने एक्सेस डिमांड के इम्पैक्ट, क्या असर डालती है एक्सेस डिमांड हमारी इकोनॉमी पे, उसके बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास पे आ गए हैं स्टूडेंट्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। मतलब जब भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड होती है तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है, आरबीआई क्या स्टेप लेती है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सेस डिमांड जो होता है वो अगर बड़े पैमाने पे हो जाए, मतलब ज़्यादा दिनों तक चलता है, तो उससे इन्फ्लेशन आ जाता है। मतलब कंट्री में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं होती। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो उसमें ऐसा देखा गया है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब व्यक्ति और गरीब होता जाता है, जिससे इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है। ठीक है, तो इसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और सही समय पे करेक्ट करना इसको सही माना गया है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि एक्सेस डिमांड को करेक्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है फिस्कल मेजर्स और दूसरा होता है मॉनेटरी मेजर्स। फिस्कल मेजर्स जो होते हैं ये गवर्नमेंट द्वारा स्टेप्स लिए जाते हैं, और मॉनेटरी मेजर्स आरबीआई, जो कि हमारी सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले इतना आपके लिए जानना ज़रूरी है कि एक्सेस डिमांड जो होता है, इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। तो किसी भी तरह अगर हम उनके हाथ से पैसा ले लें, उनकी जेब से पैसा निकाल लें, उनके पास पैसा ना रहने दें, तो हम एक्सेस डिमांड को करेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो बेसिक इसमें रूल चलेगा वो यही रहेगा, किसी भी तरीके से जो पैसा है इकोनॉमी में से वापस लेना है, मनी सप्लाई कम करवानी है। मनी सप्लाई कम होगी, लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, तो अपने आप ही वो डिमांड कम करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सभी स्टेप्स जो होंगे उसमें फाइनली मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि लोगों के हाथ से पैसा चला गया। तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी स्टूडेंट्स, फिस्कल मेजर्स में सबसे पहला आता है डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स जो है वो कम होगी। अब इसका मतलब क्या होता है, इट विल रिड्यूस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी एंड हेंस करेक्ट द इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो डिमांड जो होता है ना, उसमें दो तीन चीज़ें मिलके आती हैं, हमको पता है। एक तो कंज्यूमर जो होता है कंजम्पशन करता है, फर्म्स जो होती हैं इन्वेस्टमेंट करती हैं, और गवर्नमेंट जो होती है वो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे होते हैं गवर्नमेंट के, जो इकोनॉमी में वो पैसे खर्च करती है, जैसे कि कोई ब्रिज बनाना, कोई स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना। तो इन सब में जो गवर्नमेंट की डिमांड है, गवर्नमेंट क्या करेगी, सबसे पहले अपनी डिमांड कम कर देगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखिए इससे डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों लोग जो हैं, ये दोनों तो देखिए डिमांड नहीं कम कर सकते, और गवर्नमेंट लोगों से ये भी नहीं बोल सकती कि आप कम 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 सामान खरीदिए, ऐसे कभी भी नहीं बोलेगी गवर्नमेंट। ठीक है, तो कंज्यूमर तो है अपनी नीड के हिसाब से सामान खरीदेगा या खरीदेगा, उसके अलावा फर्म्स जो हैं वो भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो गवर्नमेंट बोलते हैं कि अभी हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं थोड़े दिनों के लिए रोक देते हैं। इससे क्या होगा कि डिमांड जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्टेप ले लिया कि खुद को ही रोक लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि खुद का ही खर्चा कम कर दिया। तो इससे क्या होगा, लोग जो हैं वो वहाँ पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग खरीद पाएंगे और एक्सेस डिमांड पे लगाम लग सकती है। तो ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इकोनॉमी में पैसा घूमना कम हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं, देख सकते हैं गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे खर्च करती है स्टूडेंट्स। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये आपको मैंने बता चुका हूँ, जैसे ब्रिजेस हो गए और हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए। उसके अलावा डिफेंस प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमको हथियार खरीदने होते हैं, या डिफेंस में कोई हथियार हम खुद भी बनाते हैं, तो ऐसी चीज़ें हम कम कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, ताकि हमारी डिमांड जो है वो कम हो सके। ठीक है, अदर अनप्रोडक्टिव वर्क्स, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग तरीके की स्कीम्स निकालती है, जो कि एक्स्ट्रा स्कीम्स होती है, वो बंद भी की जा सकती है। ठीक है, कुछ समय के लिए उसको रोका जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम सफाई की बात करें, तो देखिए हमने गंगा को साफ़ करने के प्लान्स बनाए हुए हैं, यमुना को साफ़ करने के प्लान्स बनाए हुए हैं, तो उस पे थोड़े दिनों के लिए हम रोक लगा सकते हैं। वो दोबारा से जब हमारी इकॉनमी सही होगी तो वो दोबारा हम शुरू कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सबसे पहले अपना हाथ खींच रही है खर्चों से, तो डिमांड कम हो गई। चलिए
दूसरी चीज़ क्या करेगी स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट लोगों के हाथों से पैसा लेने के लिए टैक्स बढ़ा देगी। गवर्नमेंट के पास एक और ये अस्त्र होता है ना, जिसको हम टैक्स बोलते हैं, सबसे फेवरेट होता है गवर्नमेंट का। तो अगर टैक्स ज़्यादा लगाने लग जाए गवर्नमेंट तो क्या होगा स्टूडेंट्स, लोगों के पास पैसा कम बचेगा। अब मान लेते हैं इनकम टैक्स ही बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने, तो जो इनकम हुई है वो अपने आप ही कम हो जाएगी। तो कम इनकम में लोग सामान को कम खरीदेंगे, डिमांड्स कम करेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट का एक और ये स्टेप होता है, इंक्रीज इन टैक्सेस विल डिक्रीज द लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, देयर बाय कंट्रोल एक्सेस डिमांड। तो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से समझिए, गवर्नमेंट जो है ये 2 स्टेप्स लेती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझ लेना। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं मॉनेटरी मेजर्स पे। आरबीआई जो है, आरबीआई काफ़ी तरीकों से इसको कंट्रोल करती है। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जो आरबीआई होती है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जैसे आरबीआई क्या कर सकती है, इसके 2 तरीके होते हैं। देखिए आरबीआई में भी यहाँ पर 2 तरीके लिखे हुए हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, तो आरबीआई के पास कुछ क्वांटिटेटिव चीज़ें भी हैं और दूसरी क्वालिटेटिव चीज़ें भी हैं। अब इसमें आप डिफरेंस कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए जब भी किसी भी ये बैंक रेट मतलब इंटरेस्ट के जो रेट होते हैं उसके बारे में बात हो, किसी नंबर के बारे में बात हो, तो हमेशा समझना क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि क्वांटिटी मतलब नंबर्स, तो नंबर से रिलेट करती है ये। और क्वालिटी वाले में क्या होगा, नंबर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो 2 तरीके से मेजर्स होते हैं आरबीआई के, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आ रहा है, जिसमें इंक्रीज इन बैंक रेट। अब स्टूडेंट्स, आरबीआई जो है ना, ज़्यादातर सभी तरीके के इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट मतलब लोन पर जो इंटरेस्ट रेट होता है, ताकि लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़े। अगर वो लोन लेते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्ट लगे, जिसकी वजह से उनका लोन जो है वो ज़्यादा महंगा पड़े और वो लोन लेने से हिचकिचाएं। यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक रेट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक lends money to commercial bank to meet their long term needs। तो देखिए यहाँ पर आरबीआई जो है वो पैसा देती है किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को। अब ये कॉमर्शियल बैंक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जिन बैंक्स में हमारे अकाउंट चल रहे होते हैं, जैसे कि आप एसबीआई समझ लीजिए, आप आईसीआईसीआई समझ लीजिए, ये सारी कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं। ठीक है, तो इन सभी बैंक्स का अकाउंट आरबीआई में चल रहा होता है। आरबीआई तो बैंक ऑफ बैंक्स है। ठीक है, तो ऐसे में क्या आरबीआई करती है, आरबीआई इनको बोलती है कि आप मुझसे लोन ले सकते हो। ठीक है, देखिए आरबीआई कभी-कभी इनको लोन देती है, जब इनके पास कैश की क्वांटिटी कम होती है तो इनको लोन मिलता है। अब आरबीआई ने क्या बोला कि जो आप लोन लोगे उस पे मैं रेट बढ़ा रही हूँ। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि आरबीआई ने महंगा कर दिया ना इनके लिए लोन। अब ये अपने ऊपर वो बर्डन नहीं रखते हैं, ये उन कस्टमर्स के ऊपर डाल देते हैं जो इनसे लोन लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, वो कस्टमर्स क्या होंगे, लोन लेना कम कर देंगे, क्योंकि उनको लोन लेना महंगा पड़ रहा है। तो वो सोचेंगे अभी थोड़े दिन रुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होगी तभी लेंगे, वरना थोड़े दिन बाद ले लेंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स उनके हाथ में पैसा कम रह गया है, तो इसी वजह से यहाँ पर जो एक्सेस डिमांड है कंट्रोल हो जाती है। तो बैंक रेट आपको समझ आया, इतना याद रखना है स्टूडेंट्स। बैंक रेट और रेपो रेट 2 तरीके के रेट होते हैं। बैंक रेट लंबे समय के लिए होता है, ऐसे लोन्स जो लॉन्ग टर्म के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, और आरबीआई इनको देती है कॉमर्शियल बैंक्स को, लोगों को नहीं देती। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक्स को देती है और कॉमर्शियल बैंक्स फिर आगे नॉर्मल कस्टमर्स को देते हैं। तो अगर आरबीआई ने इनके लिए महंगा कर दिया तो ये लोगों के लिए महंगा कर देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म होता है बैंक रेट। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ पहले ही, क्योंकि अभी जब हम रेपो रेट पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है उसकी, उसमें भी आरबीआई ही देगी, लेकिन जो समय होगा उसका वो होगा शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखा है दूसरे पॉइंट में, इंक्रीज इन बैंक रेट फोर्सेज कॉमर्शियल बैंक टू इंक्रीज देयर लैंडिंग। तो वही कहानी लिखी हुई है, बैंक रेट बढ़ते ही कॉमर्शियल बैंक्स जो हैं वो अपना उधार का जो रेट होता है, उधार देने का रेट वो बढ़ा देंगी, जिसकी वजह से इकोनॉमी में उधार की मात्रा कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। रेपो रेट यहाँ पे आ रहा है इंक्रीज इन रेपो रेट, तो बिल्कुल सेम डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। सेंट्रल बैंक जो है वो कॉमर्शियल बैंक्स को देती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा, तो इसमें ज़्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे। तो 2 तरीके के रेट्स हमने आपको यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ पे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, देखिए इंक्रीज इन रेपो रेट रिड्यूसेस एक्सेस डिमांड। ठीक है,
तो 2 पॉइंट हमारे खत्म हो चुके हैं। तीसरे पे आते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये नई चीज़ है स्टूडेंट्स, इसको आप पहले एक एग्जांपल से समझिए। देखिए होता क्या है स्टूडेंट्स, आरबीआई जो है वो कभी कभी सिक्योरिटीज़ में भी डील करती है। सिक्योरिटीज़ मतलब हो गया शेयर्स, डिबेंचर्स, ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब ये क्या होता है, मार्केट से पैसे उठाने का तरीका होता है। अब गवर्नमेंट को अगर मान लीजिए कि मार्केट से पैसा चाहिए, लोगों से पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट एक बॉन्ड निकालती है। बॉन्ड एक डॉक्यूमेंट ही होता है, कुछ खास नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमको इतने दिनों के लिए पैसा आप दे दें और इसके ऊपर हम आपको इतना ब्याज दे देंगे। ठीक है, मतलब 1 लाख रुपए अगर आप दे रहे हैं तो हम 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के आपको 1,10,000 रुपये लौटा देंगे। तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या और भी कोई सिक्योरिटी जो होती है आरबीआई के पास, अगर वो ज़्यादा इशू कर दें, ठीक है, अगर वो ज़्यादा इशू कर दें तो क्या होगा, लोगों के पास से पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा या आरबीआई के पास आ जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, लोगों की डिमांड वहाँ पे कम हो जाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स, जो आरबीआई होती है वो कॉमर्शियल बैंक, देखिए आरबीआई कभी भी लोगों से डायरेक्ट डील नहीं करेगी। ठीक है, तो जब भी मैं यहाँ पे लोग बोलूँ तो आप समझ जाना पहले बीच में कॉमर्शियल बैंक है। तो आरबीआई क्या करती है, कॉमर्शियल बैंक्स को सिक्योरिटी बेचती है, जिसके बदले में कॉमर्शियल बैंक पैसा आरबीआई को दे देते हैं। ठीक है, और अब ये कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं वो नॉर्मल कंज्यूमर्स को, जो इनके कस्टमर्स होते हैं, उनको वो सिक्योरिटी बेचने की कोशिश करती है। ठीक है, और हाँ, बेचने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, क्योंकि देखिए यहाँ पर आरबीआई का नाम है ना पीछे, तो कंज्यूमर बहुत इसको अच्छे से खरीदने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि हमको मौका चाहिए इसको खरीदने का, जब भी ये निकले तो हम इसमें पैसा लगा देंगे, क्योंकि ये भरोसेमंद एक सिक्योरिटी होती है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, लोगों के पास से कैश जो है वो कम हो गया, पैसा कम हो गया, तो यहाँ पे एक्सेस डिमांड यहाँ पर रुक सकती है। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन refers to sale and purchase of securities in the open market by the central bank। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ, यहाँ पे देखिए सेल एंड परचेज दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सेल। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर रही है, इसका मतलब लोगों को बेच रही है और उसके बदले में पैसा ले रही है उनके हाथ से। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ। आगे जाके हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डेफिशिएंट डिमांड। उसमें क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, आप वही लिख सकते हैं, लेकिन बस इनको उल्टा कर देना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इंक्रीज इन रेपो रेट था ना, तो डिक्रीज इन रेपो रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन को सेल कर रहे हैं यहाँ पर सिक्योरिटीज़ को, लेकिन उसमें क्या होगा, परचेज कर लेंगे सिक्योरिटीज़, मतलब लोगों को पैसा लौटा देंगे और सिक्योरिटीज़ वापस ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम बार बार ये चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें मैं अच्छे से बता रहा हूँ। जब डेफिशिएंट डिमांड का टॉपिक होगा ना, तो उसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मेन हेडिंग बता के समझा दूंगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है। तो आप चाहें तो यहाँ यहीं पे डेफिशिएंट डिमांड का टॉपिक लिख के, जहाँ पर इंक्रीज़ लिखा हुआ है वहाँ डिक्रीज़ भी लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर ओपन मार्केट का ही एक और पॉइंट है छोटा सा, जो एक्सप्लेन करने में काम आएगा आपको। सेल ऑफ सिक्योरिटीज लीड टू रिडक्शन इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो जैसे ही आरबीआई सिक्योरिटीज़ को बेचती है तो मनी सप्लाई जो है वो कम हो जाती है इकोनॉमी में, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड कम हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन एलआरआर। अब ये एलआरआर क्या होता है स्टूडेंट्स, लीगल रिजर्व रेशो। अब यहाँ पर भी दो तरीके के लीगल रिजर्व रेशो भी दो तरीके के हैं स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहले आता है यहाँ पर सीआरआर। ठीक है, क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, सीआरआर, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। अब ये कौन सी रेशो है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब आरबीआई, अब फॉर एग्जांपल हम किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं नॉर्मली, तो बैंक क्या बोलता है, हम आपका अकाउंट खोल देंगे लेकिन कुछ मिनिमम बैलेंस आप उसमें मेंटेन कीजिए। फॉर एग्जांपल कुछ बैंक 1,000 रुपये भी रखवाती हैं, कुछ बैंक्स 10,000 रुपये भी रखवाती हैं। ठीक है, तो वो बैंक के ऊपर होता है। तो आरबीआई, अब देखिए बाकी बैंक्स जो होती हैं, जितनी भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, वो आरबीआई के पास अकाउंट खुलवाती हैं। जैसे हम लोग कॉमर्शियल बैंक्स में अकाउंट खुलवाते हैं, कॉमर्शियल बैंक जो होती है वो आरबीआई में अकाउंट खुलवाती हैं। तो अब ये जो आरबीआई होती है, ये सेम चीज़ कॉमर्शियल बैंक्स को बोलती है कि कुछ पैसा हमारे पास जमा कराइए। तो ये पैसा तब काम आएगा, हो सकता है कभी आने वाले समय में आपके बैंक के बुरे हाल चल रहे हो या लिक्विडिटी की कमी हो, तो हम उस पैसे से आपको कुछ उधार दे देंगे या आपका पैसा लौटा देंगे, वहाँ पर हेल्प कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी रेशो को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो। मतलब
जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक के पास कुछ पैसा उधार रखती हैं ताकि ज़रूरत के समय में उसको लिया जा सके। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है स्टूडेंट्स? मिनिमम नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ टू कैप्ड बाय कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो कॉमर्शियल बैंक है ज़रूरत आने पे कभी भी वापस ले सकती हैं। देखिए डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ है ना, तो इसका मतलब है ऑन डिमांड पैसा आरबीआई वापस कर देगी, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ पैसा तो रखना ही पड़ेगा। अब अ, जब आरबीआई चाहती है कि बैंकों के पास कम पैसा हो तो इस सीआरआर को बढ़ा देती है। तो आरबीआई बोलती है कि अभी तक मान लेते हैं 20% था, तो मैं अब 30% यहाँ पर सीआरआर कर रही हूँ, जिसकी वजह से सभी बैंक्स को 30% जो है अमाउंट वो रखना पड़ेगा मेरे पास। और किस चीज़ का? टोटल डिपॉजिट का, ठीक है। जितना भी उनके पास टोटल डिपॉजिट होता है उसका 30%। अब यहाँ पर बैंकों के पास कम पैसा बचा, जिसकी वजह से वो उधार कम देंगे और एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक और तरीके का रेशो होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए सीआरआर तो हो गया जो कि कॉमर्शियल बैंक जो होती है वो सेंट्रल बैंक के पास रखती है, ठीक है। और एक और तरीके का रेशो होता है जो कॉमर्शियल बैंक्स को अपने पास भी रखना होता है, ठीक है। तो आरबीआई क्या बोलती है? देखिए आप मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए अगर किसी व्यक्ति से ले रहे हैं तो आपको इसमें से कुछ अमाउंट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि 20,000 इसका 20%, ठीक है, अपने पास रखना होगा। इसको हम एलआरआर बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? एलआरआर, लीगल रिजर्वेशन। तो एलआरआर इसमें ये कहा गया है कि 20,000 जो है 1 लाख रुपए में से आपको रखना पड़ेगा। अब ये क्यों रखना पड़ेगा? हो सकता है जिसने 1 लाख रुपए आपके पास जमा कराया है वो आपसे लेने आ जाए, तो कम से कम उसके कुछ पैसे तो आप यहाँ पर रखेंगे। बाकी आप पूरे पैसे दे सकते हैं क्योंकि एक ही कस्टमर नहीं होगा, बहुत सारे कस्टमर होंगे, ठीक है। तो उसमें से आप इसको पैसे दे देना जब ये लेने आएगा, लेकिन 20,000 आपको अपने पास रखना होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो बैंक्स हैं उनके लिए दो ऑर्डर आते हैं कि कुछ पैसा आरबीआई के पास हो और कुछ पैसा उनके खुद के पास हो। तो यही डिफरेंस है इसका, ठीक है। और दोनों ही बढ़ाना होता है एक्सेस डिमांड के केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं। ये तो क्वांटिटेटिव आपको समझ आया। मैंने आपको बताया था आरबीआई जो स्टेप्स लेती है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दो तरह के लेती है। तो क्वांटिटेटिव तो आपको समझ आ गया क्योंकि इसमें सभी रेट्स की बात हो रही थी। अब क्वालिटेटिव में क्या है स्टूडेंट्स? देखिए सबसे पहले आता है इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इसको ऐसे समझेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है ए जिसको किसी बैंक से लोन चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये बैंक के पास जाता है, लेकिन बैंक बोलती है कि देखिए हम आपको लोन दे तो सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप नए कस्टमर हैं हमारे लिए और आप इतना बैलेंस नहीं है आपका हमारी बैंक में, तो आप एक काम कीजिए, कोई सिक्योरिटी हमको दे दीजिए, ठीक है। सिक्योरिटी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ आप हमारे पास जमा करा दीजिए जो उस वैल्यू की है, तो हम उसके हिसाब से आपको लोन दे देंगे। तो ये बोलता है अच्छा ठीक है, मेरे पास 50,000 रुपीज़ की एक बाइक है, ठीक है, जो कि जिसके पेपर्स मैं आपके पास रखवा देता हूँ। तो इसके बदले में मुझे 50,000 रुपीज़ आप दे दीजिए। लेकिन बैंक बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 50,000 रुपीज़ की जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट में हम थोड़ा कम पैसा देते हैं आपको, क्योंकि हो सकता है कि कल को अगर ये बात नहीं बनती है, मान लेते हैं आप पैसा नहीं लौटाते हैं, तो हमारा भी तो खर्चा आएगा इसको बेचने में। ये 50,000 की जो प्रॉपर्टी है ये हम अपने पास थोड़ी रखेंगे, इसको हम किसी थर्ड पर्सन को बेचेंगे, तो आने जाने में बेचने में थोड़ा खर्चा होता है। तो इसी वजह से एक मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है हमारी, ठीक है। तो वो जो जितनी चल रही होगी उसके हिसाब से पैसा हम इसमें कम करके आपको उधार दे देंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर 20% चल रही होती है, ठीक है, 20%, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20% जो है 50,000 का, जो कि कितना हो गया 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ बैंक जो है वो अपने पास रखती है और 40,000 रुपीज़ जो है वो इसको लौटा देगी, मतलब लोन दे देगी, ठीक है। तो 50,000 के जो प्रॉपर्टी के पेपर हैं वो उसमें से 10,000 रुपीज़ अपने पास रखेगी बैंक और 40,000 रुपीज़ वापस दे देगी। तो इसी को बोला जाता है स्टूडेंट्स मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब बैंक्स जो होती हैं इसी में
ऊपर नीचे इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करती हैं इस रेट को, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स लोग जो हैं, अगर मान लेते हैं कि यही 40% हो जाए, तो इस आदमी को सिर्फ़ और सिर्फ़ 30,000 रुपीज़ मिलेगा। तो ये लोन नहीं लेना चाहेगा क्योंकि लोन अभी बहुत महँगा पड़ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर ये लोन को इग्नोर करेगा, थोड़े दिन बाद आएगा। तो ऐसे करके ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड एंड द वैल्यू ऑफ अमाउंट लेंट अगेंस्ट इट। तो अगर आप ध्यान से समझें, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी मतलब 50,000 की बाइक थी और उसके बदले में कितना उधार मिल रहा था, 40,000 रुपीज़ का उधार मिल रहा था। तो इसी डिफरेंस को बोला जाता है स्टूडेंट, इन दोनों के डिफरेंस को, मतलब 10,000 रुपीज़ जो यहाँ पे लिखा था, उसी को बोला जाता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। इंक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ अमाउंट लेंट अगेंस्ट द सिक्योरिटी। तो जैसे ही मार्जिनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उस सिक्योरिटी के बदले दिया गया जो लोन होता है उसकी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। चलिए, अब सेकंड पॉइंट इसमें आ रहा है मोरल सुएजन, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मोरल सुएजन। सुएजन मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे समझाना, ठीक है? अब आरबीआई क्या करती है? बैंक्स को समझाती भी है कि आप इस समय अपना जो लोन देने का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा धीमा कीजिए, उसको कम कीजिए, क्योंकि अभी हमको लोन पे कंट्रोल करना है, एक्सेस डिमांड आ रही है। तो आरबीआई जो है वो एडवाइस करती है कॉमर्शियल बैंक को कि अपने जो लैंडिंग रेट है उसको थोड़ा कम कीजिए। और ये जो एडवाइस जाते हैं ये किसी भी तरीके से जा सकते हैं, एज अ ऑर्डर भी जा सकते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कशन होती है, लेटर्स के थ्रू जाते हैं, स्पीचेस, हिंट्स। तो आरबीआई कभी कभी अपना कंट्रोल जमाने के लिए ऑर्डर भी दे सकती है, ठीक है? इसी को बोलते हैं मोरल सुएजन, ठीक है? अब एक और रह गया स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी मैं आपको आरबीआई के बता रहा हूँ, तो इनको सबको याद कीजिएगा। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब देखिए स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है किसी इकोनॉमी में, है ना, कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको बैंक ज़्यादा लोन देने लग जाती है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, बिजनेसेस हो गए। बैंक्स को लगता है बिजनेस को जितना ज़्यादा हम लोन देंगे उतनी हमारी कमाई होगी, हमारी बैंक उतनी ही प्रॉफिट में जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, जो रिकवरी होती है लोन की वो बहुत मुश्किल हो जाती है। बिजनेसमैन पैसा कमा तो लेते हैं लेकिन लोन का पैसा लौटाते नहीं है, या कई बिजनेस जो होते हैं वो डूब जाते हैं, जिसकी वजह से बैंक का जो नुकसान है वो होने लगता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में आरबीआई बैंक को ये एडवाइस करती है कि आप इस फील्ड को, जिस भी फील्ड में आप ज़्यादा लोन दे रहे हैं, अभी फ़िलहाल आप उस फील्ड में मत दीजिए, उस सेक्टर में मत दीजिए। आप दूसरे सेक्टर्स को बढ़ावा देने की कोशिश कीजिए, जिसमें अभी डिमांड बहुत लो आ रही है, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि दूसरे सेक्टर्स को भी फ़ायदा होगा, और जो एक सेक्टर है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई डिमांड जा रही है, वहाँ पे कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मतलब चुन-चुन के उधार देना, ठीक है? टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट टू अ पर्टिकुलर सेक्टर व्हिच इज़ रिजल्टिंग इन एक्सेस डिमांड, ठीक है? तो उस सेक्टर को आपको लोन देना है या नहीं देना है, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड आ रही है इकोनॉमी में, ये डिसाइड करना ही सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है। इसका एक और नाम होता है स्टूडेंट्स क्रेडिट रैशनिंग, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्सेस डिमांड के टॉपिक में जो भी हमने यहाँ पर पॉइंट्स पढ़े हैं, आपको उसके उल्टे पॉइंट्स डेफिशिएंट डिमांड वाले में लिख देने हैं, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ आए। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।